नमस्ते एवरीवन। आज अपन बीपीएससी 143 में यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, भारत में राज्य राजनीति का विकास। ठीक है, तो दोस्तों हम पूरी किताब को पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे, इसी तरह के नोट्स रहेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं बीपीएससी 143 की, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है भारत में राज्य राजनीति का विकास। परिचय देख लेते हैं। देखो, आज भारत में कितने राज्य है? टोटल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों की अपनी अपनी क्षेत्रीय व सामाजिक राजनीतिक विशेषताएं हैं। यहाँ अलग अलग राजनीतिक दल है जो यहाँ के मुद्दों व समस्याओं को हल करने हेतु राजनीति करते हैं। आगे चलते हैं। राज्यों का पुनः गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। देखो, सभी को पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तब भारत में लगभग 500 550 के आसपास रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट थे। लेकिन राज्यों का पुनः गठन अधिनियम आया 1956 में, उसके बाद में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो देखो, आपकी सहूलियत के लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने लिखे हुए, वैसे पेपरों के अंदर कोई पूछता नहीं है, फिर भी आंध्र प्रदेश का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1953 ईस्वी को। अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को। और असम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1950 को। बिहार को 1950 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग हुआ कब? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। गोवा 30 मई 1987, गुजरात 1 मई 1960, हरियाणा 1 नवंबर 1966 और हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 ईस्वी में मिला था। इसी तरह से झारखंड है, वो बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को राज्य बना। केरल 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1950, महाराष्ट्र 1 मई 1960 ईस्वी को, मणिपुर 21 जनवरी 1972 ईस्वी को, मेघालय 21 जनवरी 1972 ईस्वी को, मिजोरम 20 फरवरी 1987 ईस्वी को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को, उड़ीसा 1950 ईस्वी, पंजाब 1947, राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मार्च 1949 को मिला, सिक्किम को 16 मई 1975 को, तमिलनाडु को 1 नवंबर 1956 को, तेलंगाना को 2 जून 2014 को, त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 ईस्वी को और यूपी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसी तरह से उत्तराखंड है दोस्तों, यूपी से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। पश्चिम बंगाल 1950 में पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला था। दोस्तों यहाँ से सवाल आते हैं, राज्य की राजनीति 1950 और 60 के दशक में किस प्रकार से होती है। देखो, अभी मैंने बताया कि अलग अलग राज्य हैं, उनके यहाँ पे परंपराएं, धर्म, जाति, है ना, लिंगानुपात, ये सभी अलग अलग है। अलग अलग मुद्दे होते हैं हर राज्य के, और अलग अलग पार्टियां होती है हर राज्य के अंदर। तो किस प्रकार से राजनीति चलती है। इस काल में भारत की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा था। चाहे वो विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो कांग्रेस है वो सबसे ज़्यादा सीटें लाती थी। केंद्र सरकार जिस प्रकार से केंद्र हेतु नीति लागू करती थी, वैसे ही राज्य में लागू होती थी। मतलब राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति में कोई अंतर नहीं था। केंद्र के कहने पर राज्यों ने भूमि सुधार सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किए। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। राज्यों में कांग्रेस का प्रभुत्व था, यानी कि डोमिनेंस, दबदबा था। वह क्षेत्रीय दल कमजोर स्थिति में थे। संस्कृति और भाषाई आधार पर कुछ राज्यों में स्वायत्ता पाने हेतु विद्रोह हुए, जैसे कि नागा विद्रोह नागालैंड के क्षेत्र में, मिजो विद्रोह मिजोरम के क्षेत्र में। ऐसे ही दोस्तों जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह आंदोलन चला था 1955 के टाइम पर, कि वहाँ की जनता है पाकिस्तान के साथ में या फिर भारत के साथ में जाना चाहती है। इसको प्लेबिसाइट मोमेंट भी कहते हैं। 1950 और 60 के दशक की महत्वपूर्ण घटनाएं देख लो। बिहार, यूपी, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब राज्यों में कांग्रेस के विरुद्ध विचारधारा उत्पन्न हुई। दलित पैंथर पार्टी जैसे कि महाराष्ट्र में, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यूपी के अंदर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस ने गोरक्षा आंदोलन व उत्तरी भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। मतलब कांग्रेस के अलावा भी कुछ ऐसी पार्टियां थी जो कि थोड़ी बहुत अब उभर के सामने आ रही थी। यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, वही लिखा है। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लागू करने का विरोध हुआ, इसलिए यह राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई हिंदी, और राजभाषा का ही दर्जा सिर्फ मिला हिंदी को। गुजरात का राजस्थान में स्वतंत्रता पार्टी ने कांग्रेस को चुनौती दी। देखो, एक थोड़ी नई पार्टी थी, अब तो ये नहीं है पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी हुआ करती थी गुजरात और राजस्थान में, उसने कांग्रेस को चुनौती दी थी।
कई नेताओं ने कांग्रेस के अंदर रहते हुए अपने राज्यों में अपना मजबूत सामाजिक आधार तैयार किया। जैसे कि मान लो कोई नेता है कांग्रेस का, ठीक है, वो कांग्रेस के लिए भी काम कर रहा है और अपने राज्यों में जो समस्याएं हैं उनके लिए भी काम कर रहा है। जैसे कि चौधरी चरण सिंह बहुत ही ज़्यादा फेमस है किसानों के बीच में, स्पेशली हरियाणा, बिहार, यूपी के जो किसान थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो इसलिए 1967 में कांग्रेस को छोड़ दिया इन्होंने और अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय क्रांति दल। नोट इसी का परिणाम हुआ कि कांग्रेस ने 1967 के आम चुनाव, जिसे अपन लोकसभा के चुनाव भी कहते हैं, अपना प्रभुत्व खो दिया कांग्रेस ने। ठीक है, कांग्रेस ने अपना प्रभुत्व खो दिया। हालांकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, ठीक है, कांग्रेस दल की, लेकिन वैसी सीटें, उतनी संख्या में सीटें नहीं आई जैसे पहले आया करती थी। आगे चलते हैं, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और राज्य राजनीति। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 ईस्वी को हुई। के बाद भारत की राजनीति में शून्यता आ गई। यानी कि इतने बड़ा नेता है, उनकी मृत्यु के बाद में कोई बहुत बड़ा नेता, उनके कद का नेता, वो अभी भारतीय राजनीति में नहीं था। तो इसलिए इस स्थिति को कहते हैं राजनीति में शून्यता आ गई, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से भारत में व्यक्ति आधारित राजनीति लोकप्रिय हुई। तो अब व्यक्तियों को देखकर ही लोग वोट दिया करते थे। हरियाणा देखो, कुछ शक्तिशाली किसान संगठनों का उदय हुआ। ठीक है, ये किसानों के वर्ग है, किसानों के वर्ग लिखे हैं, जैसे कि हरियाणा और पंजाब में जाट वर्ग, बिहार में यादव व कुर्मी, आंध्र प्रदेश में कामा व रेड्डी, कर्नाटक में वोकालिंगा और लिंगायत। ये शक्तिशाली किसानों का उदय होता है। कब की बातें पढ़ रहे हैं? 1970 के दशक की बात कर रहे हैं। चरण सिंह ने अब कृषि आधारित राजनीति की तथा बिहार, यूपी, हरियाणा में अपनी स्थिति मजबूत की। इस समय अनेक किसान नेताओं का भी उदय हुआ था। राज्यपाल पद एक संवैधानिक पद है दोस्तों, है ना, संविधान के अंदर उल्लेख है। तो इसका भी फायदा केंद्र सरकार ने उठाया अपनी राजनीति के लिए और राज्यों पर प्रभाव डाला था। इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी की नीतियों देखो, 20 महीनों के लिए इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल लगाया था 1975 से लेकर 1979 तक। तो इमरजेंसी की नीतियों का विरोध करने हेतु अनेक पार्टियों ने मिलकर के एक जनता पार्टी बनाई, जिसकी स्थापना 23 जनवरी 1977 को मानी जाती है। और 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। यूपी व बिहार में सामाजिक व पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु 1 जनवरी 1979 ईस्वी को मंडल आयोग की स्थापना हुई। ध्यान दो, मंडल आयोग की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि सामाजिक और पिछड़े वर्गों की पहचान करनी थी। ठीक है, इसका अन्य नाम भी है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग, SEBC। तो सर मंडल जी के नेतृत्व में एक आयोग बना जिसका नाम है SEBC। ठीक है, यानी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अध्यक्ष श्रीमान मंडल जी थे। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं। अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को चुनौती दी। 1983 में केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव हेतु सरकारी आयोग का गठन हुआ। सरकारी आयोग का गठन क्यों हुआ? सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप सुधारने के लिए। आगे चलते हैं, 1969 में तमिलनाडु की एक पार्टी है दोस्तों, दक्षिण भारत की पार्टी DMK। तो DMK सरकार ने संघीय सरकार व राज्यों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए राजमन्नार आयोग बनाया था। ये राजमन्नार आयोग और ये जो सरकारी आयोग है, इनका पर्पज एक ही था कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है सुधरे। बिहार में कुशासन और भ्रष्टाचार को खत्म करने JP आंदोलन चलाया गया 1974 ईस्वी में। ऐसे ही गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त व आर्थिक संकट दूर करने के लिए गुजरात का एक आंदोलन चला, जिसके गुजरात आंदोलन जिसका नाम है, वो भी 1974 में ही चला था। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया 20 महीनों के लिए। बिहार में कर्पूरी ठाकुर, हरियाणा में देवीलाल, यूपी में रामनरेश यादव तथा मुलायम सिंह यादव का राजनीति में प्रवेश होता है। मतलब मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभुत्व है। ठीक है, यूपी और बिहार की राजनीति में। ठीक है, तो 1970 के दशक में कुछ ऐसे नेता उभर के सामने आते हैं जिनका मतलब लंबे समय से भारतीय राजनीति प्रभाव है, वो हम देख पाते हैं। अंतिम हेडिंग देख लो, राज्य की राजनीति 1980 के दशक से किस प्रकार से चलती है। पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों, पहचान की राजनीति का उदय। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, राज्य की राजनीति 1980 के दशक से किस तरह से चलती है। पहला पॉइंट, पहचान की राजनीति का उदय। याद कर लो, अभी याद कर लो। इसमें आपको क्या लिखना है? केंद्र व राज्य में गठबंधन की सरकारें बनी, क्योंकि 1980 का दशक व कांग्रेस का पतन का काल भी माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में और विधानसभा में काफ़ी कम सीटें मिल रही थी और बहुमत में सरकार नहीं आ रही थी कांग्रेस की।
तो इसके साथ में देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का आगमन हो जाता है। इससे केंद्र सरकार की स्थिति है वो कमज़ोर बन जाती है। दलित व पिछड़े वर्गों पर आधारित राजनीति का उदय हुआ। पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी भारत में स्वायत्ता यानी स्वतंत्रता पाने हेतु उग्रवाद फैला था। पंजाब में आतंकवाद फैल रहा था, उग्रवाद भी फैल रहा था। जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद फैल रहा था, राइट। क्योंकि दोस्तों पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर सिख दंगे भी फैलते, सिख विरोधी दंगे फैलते हैं, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है 1984 में, राइट। और ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको याद ही होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था वो पंजाब के अंदर। उसके बाद में पंजाब में अस्थिरता का माहौल बन गया था। आगे चलते हैं, उत्तर भारत में बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया व पिछड़े वर्गों का जनता दल ने नेतृत्व किया। मतलब कि जो पिछड़े वर्ग हैं उन्होंने किसको वोट दिया? जनता दल को। और दलितों ने किसको वोट दिया? बसपा पार्टी को, ठीक है। आगे चलते हैं, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र व गुजरात, कर्नाटक में मजबूत किसान संगठनों का उदय हुआ। अनेक राज्यों ने केंद्र से मांग की कि उन्हें अतिरिक्त संसाधन मिले। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में हरित क्रांति भी। आगे चलते, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है? तो वैश्वीकरण के कारण केंद्र की स्थिति कमजोर हुई है। कुछ राज्यों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तुलनात्मक रूप से अधिक मिला है। तो दोस्तों इसलिए जो राज्य थे, अनेक राज्य वो केंद्र सरकार पे डिपेंड हो गए कि हमारे यहाँ पर भी आप विदेशी कंपनियाँ भेजो, विदेशी कंपनियाँ स्थापित होंगी तो हमारे राज्य के नागरिकों को रोजगार मिलेगा, हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन भारत के कुछ ही राज्यों को ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा मिला है। अब राज्यों में 2 या 2 से अधिक दल उभरे जिन्होंने क्षेत्र, धर्म, जाति आधारित राजनीति की। अनेक क्षेत्रीय दल अब ताकतवर हो गए, जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि पंजाब, यूपी, एमपी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। समाजवादी पार्टी उत्तर भारत में, अकाली दल पंजाब में, राष्ट्रीय लोकदल उत्तर भारत में। आगे चलते हैं, बीजू जनता दल, ये पूरी भारत की फेमस पार्टी बन गई। AIDMK व DMK दक्षिण भारत की, और शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी बन गई। आगे चलते हैं, क्षेत्रीय दल मजबूत होने के कारण केंद्र व राज्य में अब गठबंधन की सरकारें बनती है 1980 के दशक में। तीसरा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, 1980 के दशक की राजनीति में विद्रोह एवं राज्य राजनीति। तो अभी मैंने बताया कि 1980 के दशक में पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवाद, आतंकवाद फैला, इसलिए निर्जातीय दंगे हुए। मतलब एक जाति ने दूसरे जाति का सफाया किया, अतः राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हुई इससे। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू की स्थापना हुई। इनका उद्देश्य असम की संस्कृति व जनसांख्यिकी बदलने से बचाना था, ठीक है, क्योंकि असम में म्यांमार से और बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा अवैध घुसपैठी है वो घुस गए थे, जिससे क्या असम की जो संस्कृति और जनसांख्यिकी है यहाँ बदलने का खतरा था, इसलिए आसू ने एक आंदोलन चलाया था। इसी तरह से 1987 में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन बना, जिन्होंने स्वतंत्र बोडोलैंड की मांग की। तो बोडो एक जनजाति का नाम है जो कि असम में रहती है। उन्होंने अपने लिए अलग से इलाका मांगा है, लेकिन उनकी मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है और वो चाहता है कि हमारे लिए बोडो जनजाति के लिए बोडोलैंड बने, असम को तोड़ करके। इसी प्रकार से असम के मुख्य जनजातीय समूह कार्बी ने भी स्वायत्ता की मांग की। इन सभी संगठनों ने भारत में रहकर अधिक स्वायत्ता की मांग की। किसने? कार्बी समूह ने और बोडो समूहों ने, ठीक है। और ये जो आशू के सदस्य हैं, इन्होंने कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं, लेकिन हमें अलग से फ्रीडम चाहिए, अलग से अधिकार और आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको पहला चैप्टर करवा दिया है, हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा डिटेल लिखी हुई है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा, पसंद भी आएगा कंटेंट। अगर अच्छा लगा कंटेंट तो एक प्यारा सा आप कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच। अगले यूनिट में मिलते हैं अपन BPSC 143। ये इग्नू का ही एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस का, 3rd ईयर में इसको अपन पढ़ते हैं। भारत में राज्यों की राजनीति नाम है इस सब्जेक्ट का, और पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, भारत में राज्य राजनीति का विकास। ये था आपका पहला चैप्टर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।